एक दो और खड़े हो जाओ सर, 2-2 मिनट बोलने में। सर आप खड़े हो, आ जाओ सर, आ जाओ, दोनों आए थे, आ जाओ, दोनों आए थे। इसका हाथ में पकड़ लेते हैं ना, इजी हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आपका एग्जाम हो गया होगा। आज 2 शिफ्ट थी ग्राम सचिव की। जितने भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो ना भाई शेयर कर दो इसको, ताकि जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है उनको भी पता लगे कि वो कितना कुछ करके आए हैं। दूसरा, जिनका कल एग्जाम है उनको हेल्प हो सके, ठीक है, क्योंकि वो भी हम ही में से हैं, उनको भी हेल्प होगी एग्जाम करने में। और सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि प्रदीप सर कहाँ हैं। तो देखो बच्चों, इतना सा है कि प्रदीप सर आपके लिए क्वेश्चन पेपर जो है प्रोवाइड करेंगे। थोड़ी सी देर में सेंटर से क्या है क्वेश्चन पेपर आ रहा है, स्पेशली प्रदीप सर खुद लेकर आ रहे हैं। ओके, और ये बता दो सबसे पहले तो किस किस बच्चे ने कितने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितनी कितनी एक्यूरेसी के साथ किए हैं। पेपर आसान आया है, पेपर आसान आया है भाई, बढ़िया बात है, ठीक है। कमेंट्स एक्टिव रखो सर। हाँ ठीक है, पढ़े हुए में से है ना, बताओ जल्दी बताओ। हाँ पहले वाला जो पेपर जिसका था वो उनके कितने नंबर बन रहे हैं उन्होंने चेक कर लिया होगा। अपने अपने नंबर भी बता दो, किसके कितने नंबर बन रहे हैं और कैसा लगा आपको पेपर। जो चीजें आपने यहाँ पर पढ़ी थी वो आपके आई है एग्जाम में, नहीं आई है, बताओ जल्दी। प्रदीप लिख रहे हैं 78 70, बहुत बढ़िया भाई। 90 में से 92, बढ़िया सर भाई, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। 75 प्लस 74 85, बहुत बढ़िया भी, शानदार। 87 पेपर का लेवल क्या था अभी, पेपर का लेवल था क्या था इतना बता दो। और जो पढ़ा था उसी में से क्या कितना कुछ उसमें था, बहुत ठीक है, जबरदस्त। ओके, जो कमेंट से पता लग रहा है कि सरकार हमारी बनेगी अब की बारी। है ना। और सबके जितने भी स्कोर देखने को मिल रहे हैं सबके सब शायद 60 से कम तो कोई है ही नहीं। 74 85 90 92 90 85 78 89, मेरे को लग रहा है सारी नौकरी हमारी निकलने वाली है। पेपर की जल्दी मत करना, शिफ्ट होगी या दोनों, ये मत कहना कि पेपर जल्दी कराओ, आराम से थोड़ी देर ना बतला लो। और आपको ये भी जरूर आपकी उम्मीद पूरी होगी कि जो आपने सिलेबस पढ़ा था उसमें से आपका पेपर आया भी हुआ है, और आपके स्कोर ये इस बात का सबूत भी बन रहे हैं, टेस्टिमोनियल है ये, कि जो टीचर से मिलके एफर्ट्स किए थे। और अभी जो न्यूज आ रही है वो सुबह वाले पेपर रिपीट ही हुआ है ना, तो स्कोर तो अगर जिस बच्चे ने एक्स्ट्रा बताया ना वही चीजें, जिस बच्चे ने वीडियो देखी है ना इससे पहले वाली जो लाइव आए थे उसी में से क्वेश्चन कह रहे हैं भी, जो प्रदीप सर और हम टीम ने करवाया था उसी में से क्वेश्चन बने हैं ऑलमोस्ट। जीके के क्वेश्चन सर ने डिटेल में करवाए थे, और डिटेल में करवाए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बने के सारे, तो वहां से ही क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि सर ने एक क्वेश्चन उठाया, उसमें जितना डिटेल बन रहा था वो पूरा करवा दिया था, दूसरा क्वेश्चन उठाया जितना डिटेल बन रहा है वो पूरा करवा दिया, तो वहीं से क्वेश्चन आए हैं। तो ये वीडियो आप बच्चे देख लो, बहुत बेनिफिट होने वाला है। कम से कम आपके 60 to 70% क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से देखने को आपको मिल जाएंगे। बताओ भाई, आपको देखने को मिले या नहीं मिले, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, शानदार। कई बच्चों कह रहे हैं कि टेंशन होती है एग्जाम से, भी हम भी इसी में से निकले हैं, पता है टेंशन होती है। वही बात है, जब तक दुख नहीं झेलोगे ना सुख नहीं मिलने वाला। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। टेंशन एग्जाम से पहले होती है, लेकिन एग्जाम में बैठने के बाद अगर आपको क्वेश्चन आते हैं ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और सीधी सी बात है, टेंशन उसी को होती है जो पढ़ के गया है, सोच के गया है कि सिलेक्शन लेना है। जिसने पढ़ा है, जिसने तैयारी की है उसी को टेंशन होगी, नहीं तो क्यों टेंशन होगी। अब जिसने तैयारी नहीं की है वो उसको क्यों टेंशन होगी। चलो गुरप्रीत सर। हाँ जी, हाँ जी। बच्चों अभी 5 मिनट में आपके सामने मयंक सर इंग्लिश क्लासेस आने वाले हैं, क्योंकि वो आपको सबसे पहले इंग्लिश हल करवाएंगे। और बताया जा रहा है अभी जो सुबह आपको एग्जाम सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया था जीके बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पे, वो सेम क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं। अभी इवनिंग शिफ्ट में आ गए। अभी आप 5 मिनट में या 2 मिनट में मयंक सर आने वाले हैं आपके सामने, आपको सबसे पहले इंग्लिश हल करवाएंगे, क्योंकि इंग्लिश मयंक सर में और फिर उसके बाद मैथ के क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर हरियाणा जीके के, इंडिया जीके के, साइंस के, अलग अलग टीचर हैं। धुरीना टीम के जीके भाई प्रदीप सर के सभी बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने हाँ सिलेबस बहुत बढ़िया भाई, बहुत खुशी होती है जब बहुत खुशी होती है भाई। बहुत शानदार पेपर बनेगा।
देखो भाई, सुबह वाले एग्जाम में पानीपत की पहली लड़ाई पूछ रखी थी, इसमें दूसरी है भाई, दूसरी पूछी गई थी तो इसमें पहली लड़ाई है भाई, इसमें पहले पूछे गए हैं पानीपत की लड़ाई से। और क्वेश्चन पूछ रखा था सुबह कि इसमें से कौन सा राज्यपाल नहीं है, अभी पूछ रखा है हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन सा है भाई। बाकी क्वेश्चन पेपर 2 मिनट में आपके सामने हो जाएगा भाई, सॉल्यूशन के लिए आ जाएगा। कह रहे दुरीना से 80% पेपर आया हुआ है। हाँ, पेपर तो बिल्कुल वही पेपर आया है भाई, जो दुरीना पे आपको दुरीना टीम ने जो सॉल्यूशन करवाए हैं वही पेपर आया हुआ है, जो सिलेबस है सब करवाया हुआ है, आया हुआ। कितने बने 100 में से? 85, 87, 89 बहुत अच्छा स्कोर है भाई, जिसका 85 अब वो स्कोर बता रहे हैं, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता भाई। 70 प्लस HSC सुधर गई। हाँ, जीके भाई प्रदीप सर ने किया, हरियाणा के हर यूट्यूब चैनल वाले सभी टीचर्स ने इकट्ठा होकर ये संघर्ष किया था एचएससी में सुधार लाने के लिए। और आपका वो जो मैथ सिलेबस के अंदर से ही आया आपका भाई कंप्लीट, ठीक है, सिलेबस के अंदर से आया भी सारा बिल्कुल आपका क्या कह रहे हैं 100 में 100, 74, 94, 85, 75 प्लस 74, 85, स्कोर बहुत अच्छा है भाई आप सबका। बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा जा रहा है जैसे आप बता रहे हो 89 किसके है भाई, दोबारा कमेंट करना। 89 क्या है? विला एचएससी ने 88, 89। हाँ, अभी पेपर करवा रहे हैं, अभी 2 मिनट 2 मिनट का टाइम दो भाई, पेपर अभी स्कैन हो रहा है। लो मैक्स सर आगे आपको इंग्लिश करवाएंगे। और बच्चों आप सभी, चलो मैम सर करवा रहे हो क्या? करवाओगे। ओके, सबसे पहले मैम सर आपको करवा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो बिल्कुल आसान सा पेपर आया इंग्लिश का, तो एक क्वेश्चन इसमें भी क्लियर नहीं है तो भी क्लियर आ जाएगा तो भी करवा दूंगा, तब तक मैं बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, जो पहला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है, व्हाइट बोर्ड कहाँ से आएगा सर? ओके, देखो पहले में आपको एरर बताना है। एरर क्या है? देखो सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, पेपर आ गया। ओके, जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो देखते हैं क्या है। ओके, पहला क्वेश्चन आया हमारा, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर मॉर्निंग वॉक। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक with his friends and neighbors. With his friends and neighbors. आपको ये बताना है कि किस पार्ट में एरर है, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ऑप्शन ए। विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, ये ऑप्शन बी है। और ही इज गोइंग एवरी डे, ये ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी है नो एरर। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने टेंसेस का लेक्चर देखा था तो उसमें पढ़ाया था कि एवरी डे का मतलब क्या होता है, किसी काम का रिपीट होना, किसी काम का रिपीट होना। और जब भी काम रिपीट होता है तो या तो फर्स्ट फॉर्म लगती है या फिफ्थ फॉर्म लगती है, तो आंसर इज दिस पार्ट, तो सी इज द आंसर। ही गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक आएगा। सेकंड जो देखते हैं, सेकंड है एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, जो देखो सेकंड क्या है, जो पॉइजन का इफेक्ट खत्म करता है, जो पॉइजन का इफेक्ट खत्म करता है उसको क्या बोलते हैं? ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। ओके, देखो ये क्वेश्चन हमारे सामने पेपर ही आ गया, ठीक है ना। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? इसमें एरर कहां पे है? ही इज गोइंग में एरर है। सेकंड क्या है? एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो कि पॉइजन का इफेक्ट खत्म कर देती है, इसको क्या बोलते हैं? एंटीडोट। और इसका जो हमारा नेक्स्ट है रेसिट्यूड, रेसिट्यूड का आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है, यानी कि रेसिट्यूड का मतलब होता है मान इज्जत करना, तो इसका उल्टा होगा, इसका एंटोनिम बताना है। तो डिसीट का मतलब होता है अहंकार, डिसीट का मतलब क्या होता है? अहंकार होता है, तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है?
ही डू नॉट डैश योर वॉइस हियर। देखो अपनी आवाज यहां पे मत बढ़ाओ, तो यहां पर क्या बनेगा, डू नॉट रेज योर वॉइस हियर, डी इज द आंसर। डैश एंड मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल, यहां पर आपको बताना है कि कौन सा वर्ड सही फिट बैठेगा, तो यहां पर वर्ड बैठेगा ए। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस वर्ड का मतलब क्या होता है, मेहनती को बोलते हैं इंडस्ट्रियस, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है ही। अब यहां पे आपको बताना है सिनोनिम। अब यहां पर आपका वर्ड है ही सो द bewildered लुक ऑन माई फेस। bewildered का मतलब होता है हैरान कर देने वाला, तो इसका आंसर ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। एक सेकंड, bewildered का मतलब होना चाहिए, देखो इसका आंसर हैप्पी भी नहीं बनेगा, प्लेजेंट बनेगा, bewildered हैरान कर, baffled होना चाहिए इसका आंसर, तो इसका आंसर बी ही बनना चाहिए। और जो सुबह आपने पेपर देखे हैं तो आपको ये पता लगा होगा कि उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हरियाणा के अंदर। अब और काफी सारे आपको, ये सारा इंग्लिश का सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब इसके बाद मैं दोबारा सारांश बता देता हूं, इतने में अगले टीचर आ रहे हैं आपको नेक्स्ट पेपर सोल्व कराने के लिए। इंग्लिश का तो हो गया हमारा, मैं फिर भी सारे के सारे आंसर बता देता हूं। देखो हो गया, ओके प्रदीप सर आ गए हैं। मैं एक मिनट लगेगा, सारे आंसर रिपीट कर देता हूं, कोई स्टूडेंट रह गया हो तो। फर्स्ट का आंसर बनेगा सी, सेकंड का आंसर क्या बनेगा इज बी, सेकंड का आंसर क्या है बी, थर्ड का आंसर है डिसीटफुलनेस, और फोर्थ का आंसर है डी रेज, फिफ्थ का आंसर है इंडस्ट्रियस, और लास्ट का आंसर है बेफल्ड, bewildered का आंसर। ओके थैंक यू, प्रदीप सर आ गए हैं, ये लो थैंक यू। कमेंट सेक्शन निकालना। नमस्कार बच्चों, आज जो कहा था ना वही आया था ना, और कुछ मतलब क्या कहते थे कि सर आप मतलब क्वेश्चन का लेवल बड़ा लो करवाते हो, आज उनको जवाब मिल गया ना। क्वेश्चन वही करवाने चाहिए बच्चों जो एग्जाम में आ रहे हैं, वैसे कितने ही करवा लो, जो एग्जाम में नहीं आएगा उनका फायदा क्या है। तो बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज है ना मैं आराम से आपको हरियाणा और इंडिया जीके करवाऊंगा, क्योंकि अब तो कोई एग्जाम नहीं है ना। आज आराम से हरियाणा और इंडिया जीके करवाएंगे, बिल्कुल आराम से करवाएंगे। और पेपर का अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं ना बच्चों, पेपर है ना अच्छे लेवल का नहीं कह सकते। पेपर में ना कट ऑफ अभी लिखवा लो, 75+ जाएगी कट ऑफ, 75+ कट ऑफ जाएगी। और क्यों जाएगी, क्योंकि है ना आपने इसमें धुआं कर दिया है, और आपके स्कोर 85+। सही बताना दिल से, जो करवाया था कि वो आया था कि नहीं आया था। मॉडर्न इंडिया की वीडियो डाली थी, स्टैटिक जीके की वीडियो डाली थी, करवाया था वो आया था कि नहीं था। आज बता दो यार, आज मतलब जब दिल खुश हो जाता है जब बच्चे कहते हैं ना जो करवाया हुआ है वही आया है। तो बताओ, अब तो नहीं कहोगे ना लेवल ऐसे करवाओ, क्योंकि टीचर को पता होता है बच्चों क्या लेवल करवाना है और क्या नहीं करवाना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर कर दीजिए। अब है ना मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन कराएंगे। मैं बड़े आराम से आज आपको ना, पहले जो टीचर है ना इनको घर जल्दी जाना है, मैं आराम से करवाऊंगा शाम, ये ना पहले ये करते ही ना हरियाणा और इंडिया जी के बिल्कुल आराम से। और कल के एग्जाम में क्या आएगी, रात को ना मैं 2-3 घंटे की एक मैराथन क्लास और ले लूंगा, जो आज जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए ना उनके आधार पर। प्रदीप साहू सर को पूछना तैयार है क्या? तो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इतने आराम से क्वेश्चन करवाएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार ट्विटर ऑफ हरियाणा बेस्ट है। चलो थैंक यू बच्चों, बेस्ट हम नहीं है, बेस्ट है आप हो। एक बार बच्चों वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना। और चैनल को पहले कौन आ रहा है पूछना? नहीं, मैं हरियाणा जी के स्टार्ट कर दूं, स्टार्ट कर दी तो टाइम लग जाएगा, पूछ लो एक बार, क्योंकि जिस टीचर को जल्दी जाना है ना उनको पहले बुला लो, मैं आराम से करवाऊंगा बच्चों को। जिस भी टीचर को जल्दी जाना है ना उनको बुला लो एक बार। ये देखो हरियाणा रूरल डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, सुबह भी फुल फॉर्म आई थी ना एक। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212, बिल्कुल आसान। अमृतवाणी गरीबदास। हरियाणा में नगर निगम 10, 11वां मानेसर है, वो तो बाद में अभी 23 दिसंबर को बना था ना। एक बार बुलाओ सर, कौन आ रहा है नेक्स्ट? हरियाणा में सबसे पुराना, चलो जितने
एक बार सर को बुला लो, प्रदीप साहब सर, एक बार रीजनिंग ले लो सर आप। वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। कितनी बार पढ़ा था बच्चों साइना नेहवाल के बारे में, कितनी बार पढ़ा था? सर सेक्रेटरी लग गए, बहुत अच्छी बात है। और जो पेपर का ना लेवल था ना बच्चों, अच्छा लेवल था, ठीक है। और अगर मैं कंपेयर बात करूं ना, पीछे ग्रुप डी का एग्जाम था, उससे बड़ा आसान एग्जाम आया हुआ था। एक है ना वो पंचायती राज एक्ट है ना 1994 वाला, वो थोड़ा सा ना मतलब इतना बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और हमने भी वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बी फ्रैंक बोल देना चाहिए। वो एक्ट है ना, कल के एग्जाम के लिए आज रात को हम उस एक्ट पर भी विचार करेंगे, ताकि कल को आपका कोई भी नंबर ना कटे। वीडियो को लाइक मत किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर तो कर दो ना, चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो ना। हरियाणा में कितनी बार पढ़ाया था राष्ट्रपति शासन, कितनी बार लगा था? 3 बार, 1967 में, 1977 में, 1991 में, पहली बार राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में, दूसरी बार बनारसी दास गुप्ता के टाइम में, तीसरी बार ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में, पहली बार सीएम चौधरी बंसीलाल बने, दोबारा चौधरी देवीलाल बने, और तीसरी बार चौधरी भजनलाल बने। ठीक है, एक बार प्रदीप सर आ रहे हैं मैथ और रीजनिंग लेकर, उसके बाद है ना अच्छे से आपको आज हरियाणा और इंडिया जीके पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों, शेयर करना। कैसा लग रहा है भाई, बताओ? पेपर देके अच्छा लग रहा होगा आपको। पीछे क्या होता था प्रॉब्लम मैथ में, सर जी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एक भी क्वेश्चन। अब मेरे जैसे जो टीचर थे उनके भी होश उड़ जाते थे पेपर देख करके। एक पेज में एक क्वेश्चन होता था, बताओ, पीछे रफ पेज एक दिया हुआ होता था, उसमें एक क्वेश्चन कर लो, दूसरा कहाँ करेंगे भाई? ठीक है, कलर के पेपर में सिर्फ ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद में सब ये कहने लग गए कि जी इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा। ये हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, एक दो एग्जाम में गलतियां हो सकती है। और उसमें भी क्या किया था, ग्रेजुएशन के पहले क्वेश्चन उठा के दे दिए थे, पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन वेक्टर से उठाया, मैट्रिक्स से उठाया, ऐसे ही उठाए थे। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, बहुत आसान है, मैथ रीजनिंग दोनों आसान है, सब पूरा कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। और पीछे वाले पेपर में एक दो क्वेश्चन रह गए थे, तो लैंग्वेज वाले थे, तो बीच में पता नहीं चला होगा, उसमें इसमें हम नहीं छोड़ेंगे क्वेश्चन एक भी। ठीक है, और वो आपने पेपर देख लिया होगा, मेन मोटिव था उस टाइम आपको पेपर दिखाना। दुरीना पे भी पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ डाल दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, और वहां पर आप पेपर देख सकते हो। बहुत से बच्चे देख चुके हैं, कितने, लगभग 50,000 के पास देख चुके होंगे। 50,000 बच्चों ने पीडीएफ वहां से डाउनलोड भी कर लिया, तो उसका सॉल्यूशन के साथ है, और बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन है। कुछ भी फिर भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट कर देना, नंबर भी आपके पास, आप पर्सनली मैसेज कर देना। ठीक है, हिंदी करवा रहे हो? चलो एक बार हिंदी करो भी। तो हिंदी के क्वेश्चन यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताइए कैसा हुआ पेपर आप सबका? यस, जिसने कर लिया जल्दी से मिला सकते हैं, ऊपर नीचे भी, हाँ और भी नीचे। 83 से शुरू है। यस, यहाँ से स्टार्ट है हमारी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यस, निम्न में से कौन सी जीवनी है? निम्न में से क्वेश्चन है 83, निम्न में से कौन सी जीवनी है? ए, बी, सी और डी। इसका जो आंसर आएगा वो है डी, स्मृति के झरोखे में। ठीक है, ये जो जीवनी है ये किस पर लिखी गई थी? भरत भूषण अग्रवाल की जीवनी पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर 83 का राइट आंसर डी आएगा, स्मृति के झरोखे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है? ठीक है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा। इसका सी राइट आंसर है, 84 का सी। ठीक है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा। देश विदेश, इसमें लिटरेचर से हटके थोड़ी सी हिंदी भी आ गई है। ठीक है, ग्रामर भी आ गई है। तो ग्रामर में इसमें आ गया है देश विदेश समास
देश विदेश डैश समास का उदाहरण है। तो समास से हमें पता ही है कि देश विदेश, देखो देश और विदेश कौन से समास का उदाहरण है, सॉरी द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण है ये। 85 का आंसर आ जाएगा यहाँ पर डी, द्वंद्व समास। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। किसके अनुसार पद्यावत एक समासोक्ति काव्य है? किसके अनुसार पद्यावत एक समासोक्ति काव्य है? और ये है, किसने बोला था? ये बोला था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी लिटरेचर में काफी इनकी बुक्स आई हैं, तो उन्होंने ही इस पर क्रिटिसाइज भी किया था। तो इन्होंने इस पे कहा था पद्यावत एक समासोक्ति काव्य है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 86 का सी आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास, किस क्षेत्र की बोली को कोशिका बोला जाता है? काशिका, सॉरी काशिका। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है काशिका, काशिका आसपास बोला जाता है बनारस के। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका ए, बनारस, काशिका, ठीक है। बनारस के क्षेत्र में उसकी बोली को क्या बोला जाता है? काशिका बोला गया है। सूर सागर के रचनाकर, सूर सागर के रचनाकर कौन है? सूर सागर किसने लिखी थी? सूरदास ने लिखी थी, ठीक है। सूर सागर के रचनाकर कौन है? सूरदास। नेक्स्ट है हमारे पास, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, विकृत होकर संस्कृत से थोड़ा सा रूप बदलकर हिंदी में आए हैं, उससे क्या बोला गया है? तो उसको तद्भव बोला गया है, ठीक है। इसमें तद्भव, ठीक है, ये तद्भव ही लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दे आधा, फिर नीचे बै लिखा हुआ है और वह तद्भव, वो कौन से शब्द होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। हाँ, ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, वाक्य के कितने भाग हैं, इसने क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि भाग अगर पूछता है तो रचना और अर्थ के आधार पर अलग अलग होते हैं वाक्य के भेद। तो इसका मतलब यहाँ इसने वैसे पूछा हुआ है वाक्य के कितने भाग हैं, तो इसको पूछना चाहिए था वाक्य के कितने अंग हैं। अगर ये अंक की बात कर रहा है तो यहाँ पर 2 आएंगे कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। क्योंकि अर्थ अगर भाग पूछा अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसलिए शायद ये उनकी बात नहीं कर रहा होगा। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वाक्य के कितने भाग हैं? 2 भाग होते हैं, 2 अंग होते हैं उसके। एक्चुअली में वाक्य के 2 अंग या 2 तत्व कहा जा सकता है, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो उस बेस पे हम इसको कहेंगे कि सी आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे जल्दी से मुझे ये बताइए कि ये 10 क्वेश्चन जो हमने हिंदी के किए हैं, किस किस के सही से आंसर किस किस ने मैच कर लिए और कितने कितने बन रहे हैं? इंग्लिश के भी हो चुके, इंग्लिश के भी हो गए सर? यस, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बताइए जोड़ के कितने मार्क्स बन चुके हैं आपके। और ये मत सोचिए कि बस ये एक फटाफट से टाइम पास हो रहा है, ये कल के लिए भी, जिनका कल पेपर है उनके लिए भी इसमें से रिपीट हो जाते हैं कई बार। अब देखो, पहले पेपर में लिटरेचर आई हुई थी, सेकंड वाले पेपर में थोड़ी सी हिंदी ग्रामर आ गई है, क्या पता नेक्स्ट पेपर में और अच्छी हिंदी ग्रामर आ जाए। तो ठीक है, अब अच्छा चलो ये भी बता देती हूँ, वाक्य के कितने भाग, वाक्य के कितने अंग हैं? 2 हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कहा जाए। विधेय क्या होता है? जिसके बारे में जो कहा जाता है वो विधेय का काम करता है। यहाँ पे ये कमेंट्स आ रहे हैं सर कि कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं सबके? अरे बस, जिसके जितने मार्क्स बन रहे हैं बहुत अच्छे हैं। और यस, एक बात और, जिनका सिलेक्शन होने वाला है ना, प्लीज वेलकम है आपका, और आपको हमारी तरफ से पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका कल एग्जाम होने वाला है उनको ऑल द बेस्ट। चलो भाई, पहले से वेलकम बोल दिया है आपका, यानी जिनका सिलेक्शन होगा उनको मिलने का मौका भी हमें मिलेगा, ग्राम सचिवों से मिलने का मौका हमें मिलेगा ना, तो हम बुलाएंगे, यहाँ पर मिलेंगे और पार्टी भी हमें करेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना कि जी पहली तनख्वाह नहीं आई फिर भी पार्टी हम करेंगे, टेंशन
तो भैया बहुत जल्द मिलने वाले हैं, बहुत से बच्चों के सिलेक्शन होने वाले हैं। और हमने जो कोर्स में पढ़ा था, कोर्स वाले बच्चे भी यहाँ पर होंगे। कुछ कह रहे थे जी ट्रिग्नोमेट्री नहीं करवाई आपने, ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। अब बताओ भी, एक भी क्वेश्चन बाहर से आया? 4 घंटे की वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, उसमें से भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। आपके फैक्टर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, यूनिट डिजिट से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, यूनिट डिजिट से बहुत से क्वेश्चन बना पा रहे हो, सब चीज़ें ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखी, जिनका कल पेपर है, वो देख लेना। मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे 4 घंटे की वीडियो आपको मिल जाएगी नंबर सिस्टम की, वो देख लेना, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। और परसेंटेज के ये सब क्वेश्चन करवाए हुए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन बच्चे। सुनील भाई राम राम, सभी को नमस्कार। आज तो मतलब जिनका पेपर है वो तो खुशी खुशी उछल कूद के मतलब पढ़ने का हक आ जाता है यार, मजा आता है ऐसे पेपर देख। ये देखो, ये कैसा क्वेश्चन है। ऋणात्मक हो अगर x और y, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य होगा? पहले चैप्टर में ही करवाया था मैंने वहां पर, ठीक है। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ रहे थे, संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तब वहां पे चीजें बताई थी। ऋणात्मक होंगे तो क्या होगा, धनात्मक होंगे तो क्या होगा। तो अगर आपके दोनों ऋणात्मक है यानी नेगेटिव नंबर हैं, तो x प्लस वाई करोगे, धनात्मक आएगा क्या? नहीं आएगा। आप कोई भी नेगेटिव नंबर लेकर के देख लो। आपने 2 नेगेटिव नंबर लिए, आपने ले लिया -2 -5, जोड़ोगे तो ऐसे ही जोड़ोगे ना, तो -7 ही आया ना बच्चे, यानी ये बात तो सत्य नहीं है। ये कह रहा है दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे। -2 मल्टीप्लाई -5 तो क्या आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो 10 आएगा। ये बात ठीक है, ठीक है। x माइनस वाई धनात्मक है, x माइनस वाई करके देख लेते हैं। सदैव सत्य होगा ये पूछा इसने। x माइनस वाई करो, -2 -5, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, ये 3 आ गया प्लस का, ये धनात्मक हो गया। क्या सदैव सत्य है? तो वो देख लेते हैं। अगर मैंने पहले a ले लिया होता -5, फिर करता माइनस में -2, अब क्या होगा, तो अब ये माइनस माइनस प्लस हुआ, -5 + 3 यानी -2, ठीक है। कितना हो गया? -2, यानी ये सदैव सत्य नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, तो ये होगा आपका केवल 2। तो केवल 2 कहाँ पर है? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। लगा के आए हो? लगा के आए होंगे। अगर आपने वहां से पढ़ा है तो जरूर लगा के आए। और जिनका भी एनटीपीसी का एग्जाम है वो भी पढ़ लेना, वहाँ पूरा मैथ डाला हुआ है, तो आप आराम से चीज़ों को कर सकते हो। पिछली बार भाई क्वेश्चन रह गए थे, क्योंकि अगला पेपर था ना, तो जल्दी जल्दी के अंदर करवा रहे थे। 1-2 क्वेश्चन रह गए होंगे, उनके आपको वहाँ पर लगे हुए मिल जाएंगे क्वेश्चन के आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से चेक कर लेना। क्वेश्चन के आंसर मैंने सबके लगा दिए थे वहाँ पर, ठीक है। चलो इस बार आराम से देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी पेपर नहीं है ना, अब तो सुबह है पेपर। वह संख्या चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। बताओ भाई इनमें से कौन सी है? 24, 12, 48 साफ दिख रहा है। 59 किससे डिवाइड होता है? किसी से नहीं होता, प्राइम नंबर है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा बच्चे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 59 एक प्राइम नंबर, ठीक है। वैसे भी देखते किसी ने ये देखा होगा कि जी 3 से भाग हो रहे हैं, सब 4 से भाग हो रहे हैं, वो नहीं हो रहा, तो कैसे भी देख लेते, वो आपको साफ दिख रहा है वहां। देखो भाई आगे, अब ये भी सोच रहे होंगे ना कुछ बच्चे कि जी ऐसे क्वेश्चन आए थे तो और आ जाने चाहिए थे मैथ रीजनिंग के, है ना। एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपए उधार लिए, ठीक है। वह तुरंत उसे 2 वर्ष के लिए अन्य व्यक्ति को 6 से 1/4% प्रति वर्ष ब्याज की दर से उधार दे देता है। उसने आगे दे दिए, ब्याज कमाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके इस अंतरण में प्रत्येक वर्ष लाभ ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रत्येक वर्ष प्रति वर्ष लाभ ज्ञात करना है। प्रति वर्ष लाभ ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या है कि जी 4% से कितना, 6 से ही 1/4 कमा रहा है, यानी हर साल कितना कमा रहा है? 2 से ही 1/4% अधिक कमा रहा है।
2 से ही 1/4% का मतलब क्या हुआ, 4 दूनी 8 और 1 9/4%। निकाल दो भाई किसका, 5000 का 9/4%। परसेंट का मतलब नीचे 100 जी, 2 0 से 2 0। अब कट रहा है, काट दो 25 पे और ये 2 पर। ठीक है, 25 निमे कितना हो गया, 225। 225 बटे में 2 तो 112.50। ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, आप कहीं ये इसका दोनों का ब्याज निकालने बैठ जाओ, फिर इस 2 साल का ब्याज निकालने बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना। ठीक है, फिर उसमें से घटा करके फिर 2 से भाग करके आंसर तो यही आएगा ना। 1 साल में कितना कमा रहा है ज्यादा, यहाँ से 4% देना था, 6 से 1/4 कमा रहा है, 2 से 1/4 हो जाएगा। 2 से 1/4 हो जाएगा तो 5000 का 2 से 1/4 कमा रहा है ज्यादा। ठीक है, चलो आगे रीजनिंग का क्वेश्चन ना, ये यहीं देख ले। क्या आया था कोडिंग डिकोडिंग में, जी से क्या हो गया, एच हो गया। पहले वाले की तरह ही थोड़ा सा दिमाग लगाना था, किसी उल्टा कर रहा है इस बार। एम से क्या हो गया, एन हो गया, यहां से जी से हुआ एच, वाई से हुआ एक्स। ठीक है, तो जी एच यानी +1, वाई से एक्स हुआ यानी -1। ठीक है, एम से एन हुआ यानी +1, आगे क्या है, एन से एम हुआ यानी -1, यानी +1 -1 +1 -1 करेगा। तो यहां देख लेते हैं किसको लिखना है, सी से शुरू करें तो ये टी तो हो ही नहीं सकता, के भी नहीं होगा, यू भी नहीं होगा, डी होगा। एक से ही पता चल गया, सब कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। सी से डी, आंसर डी। लास्ट में डी किसी के नहीं आ रहा ना, सी से क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए था। या फिर और कुछ पूछा हुआ है क्या, उसी कुट का प्रयोग करके इसको क्या लिखा जाएगा। कई बार ये पूछ लेता है ना कि जी जिसका कुट ये है वो कौन सा शब्द रहा होगा, फिर आपको उल्टा करना पड़ता, फिर इधर से उधर आना पड़ता। लेकिन सिंपल पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चे। ठीक है, जिसने लगाया है वो अपना 1 नंबर जोड़ लेना, और जिसने नहीं लगाया कुछ और लगाया है वो उदास मत होना, फिर से होंगे एग्जाम तो, है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यदि शब्द इसको पहले और छठे अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए, पहला कौन सा है, बी है, छठा कौन सा है तो 2 4 6 आई है, तो शुरुआत में आई लिख दिया जाए, छठे पर बी लिख दिया जाए। इसी प्रकार दूसरे और सातवें को बदल दिया जाए और आपस में बदल दिया जाए, अगले भी इसी प्रकार बदल दिए जाए, तो पुनर्वस्था के बाद दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, दायां छोर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तीसरा अक्षर कौन सा है, आई है। पहले को छठे से बदल दिया, दूसरे को सातवें से बदलेगा, तो ये आई कौन सा है, 2 4 6 2 8, आठवां है। तो तीसरे को बदलेगा 8वें से, तो एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा जी। तो बी आंसर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन पढ़ लेना है ढंग से। मैथ और रीजनिंग में कहीं गलती की होगी आपने तो पढ़ने की वजह से की होगी, कि अच्छे से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, और भी है क्या यहाँ पर, कुछ क्षेत्रफल पूछ रखा है अभी हरियाणा का, इससे आसान क्या होगा। अब ये कहोगे कि जी ये क्वेश्चन आपको आसान दिख गया तो आप आसान बोल रहे हो। ये रहा 46। यदि शब्द इसके अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार दाएं से बाएं पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर समान स्थिति में रहेंगे। ठीक है, यदि इसके अक्षरों को, लेकिन कहा क्या है, दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट लिखा जाए। थोड़ा सा यहाँ पे आपने ये गलती की होगी, यहां से लिखना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन यहां से नहीं लिखना था, राइट से लेफ्ट, यानी ये होता है आपका राइट, ये होता है आपका लेफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, वो यहां पर लिखना था। उसके बाद में क्या आएगा, तो यू और टी दे रखा, ये तो आएंगे नहीं, तो ये आएंगे दोनों एन, फिर आएगा टी, फिर आएगा यू। अब ये कह रहा है कि जी किया जाए तो इसके अक्षर समान स्थिति में रहेंगे, तो ये एन है ये यू है, नहीं रहेगा।
ये यू है, ये टी है, नहीं रहेगा। ये टी है, ये एन है, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, तो कोई नहीं। सी आंसर, ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा। अब जिसने ऐसे लिखा होगा वो क्या करेगा, ए एन एन टी यू। बाय द वे आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, इसमें भी आंसर यही लगाएगा, बेनिफिट होगा। बनाया तो दिमाग लगा के था, ठीक है, लेकिन मेरे जैसा टीचर रहा होगा, उसने देखा नहीं होगा कि आंसर तो दोनों तरफ से सेम ही बन रहा है, ठीक है। चलो, तो कोई नहीं मिलेगा इसमें से, और आप आंसर लगा दो। ये रहा क्वेश्चन भी, सेम क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है उसी 4 घंटे वाली वीडियो में, बिल्कुल वही है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, इससे पहले ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है या नहीं है? तो आप इसको लिख लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होता है, दोनों को जोड़ दोगे। a माइनस बी होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है ना, तो ये क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ लो। जोड़ के कितना लिखोगे, 400 500 और 7 और 6 13, 630 और 13 643। ये हो गया ए स्क्वायर, यानी 643 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखना है ना, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो 643 माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस बी। बी कितना है, तो 469 में से 174 घटाना है, तो घटा दो, 400 में से 100 जाएगा 300 और 69, तो ये हो जाएगा 300 से ये कितना ज्यादा 5, तो 300 से कम 295, तो घटाओगे और a प्लस बी करोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे। अरे यार क्या कर दिया, 1 मिनट रुको, पूरा लिख ही लो, 469 प्लस 174 प्लस में 469 माइनस 174, ये हो गया a प्लस बी। तो कौन कौन सा कट रहा है, ये दोनों कट जाएंगे इसमें, 800 हुआ और 69 120 920 और 938 इंटू में माइनस बी करोगे तो क्या हो जाएगा, 469 प्लस 174 माइनस 469 प्लस 174, माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका इसका 2 गुना, यानी 2 गुना में 174 लिख सकते हो, ठीक है, दोनों को जोड़ोगे। इसको भी लिख सकते थे ना, इसको 2 गुना में 469 इंटू में 2 गुना में 174 और नीचे क्या है 469 गुना में 174, ये दोनों कट जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 आपका आंसर आएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। क्या लिखोगे, a प्लस बी, a माइनस बी, इस माइनस को भूल जाओ, ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी लिखोगे, इन दोनों को लिख दो, 174 से 174 कटेगा, 2 गुना में 469 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, a माइनस बी, तो इस बार कौन सा कटेगा, ये दोनों कटेंगे, 2 गुना में 174 लिख दो, 2 दूनी 4, नीचे वाले से कट ही रहे 174 और 169, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितनी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है आपको। अभाज्य संख्याएं होगी कौन सी, सबसे पहले 61 आएगा, 63 होता है, नहीं होता, 9 7 63 होता है, 65 भी नहीं होता, 67 होती है अभाज्य संख्या। उसके बाद में 69, तो 20 तिये और 3 तिये 23 तिये होता है ना। उसके बाद में 71 होगा, 73 होगा। अब आपको ये सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, जब सबके यूनिट डिजिट ये 2 के सेम आ रहे हैं ना, तो एक बन रहा है क्या 8 और एक 9 और 3 12, लास्ट में 2 आ रहा है, 272 होगा, ठीक है। टाइम बचाना पड़ेगा, ये सारा जोड़ने बैठ जाते हो लग जाता है टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, 1 2 5 10 17 26 37, 1 से हुआ 2 यानी +1, फिर +3, फिर +5, फिर +7, फिर +9, फिर +11, फिर +13, 13 जोड़ोगे 50 आ जाएगा। ये रहा आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है। चलो
एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा रहा है, वो आप देख लेना। 24, 36, 40 का लघुत्तम समावर्तक आपको बताना है। तो भाई 24, 36, 40 का लघुत्तम समावर्तक यानी सबसे भाग होनी चाहिए जो भी संख्या आएगी वो, और सबसे भाग होनी चाहिए इसका मतलब क्या है, लास्ट में सबके जीरो तो आ ही रहा है, और क्या बनाओगे, यानी वो संख्या क्या होनी चाहिए, अगर 24 से भाग हो रही है तो 8 से भी भाग होनी चाहिए। सीधी सी बात है ना, या तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। 8 तिये 24 होता है, 9 चौके 36 होता है, और 4 गुना में 10। क्या 10 किसी में कॉमन है? इसको 10 मत लिखो, इसको 5 लिख दो, प्राइम फैक्टर कर लो। 8 गुना में 5, 8 और 8 तो इसमें से कॉमन आ रहा है, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, उसके बाद में 3 यहाँ से कॉमन आ गया, एक 3 बचा ना, 8 लिख दो। यहाँ पर 3 बचा हुआ है, 4 तो 8 में आएगा और ये 8 आ गया, 5 लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर 5 और 2 को हटा दें तो ये 10 बनता है, तो लास्ट में यूनिट डिजिट भी आपको सेकंड डिजिट बन जाएगा। ठीक है, सेकंड डिजिट बना करके भी कर सकते हो, लेकिन करोगे क्या, 8 से भाग होने वाली संख्या देखनी है, ये 8 से नहीं भाग हो रही। ठीक है, ये भाग हो रही है, ये भाग हो रही है और ये भी भाग हो रही है, तो बड़े वाली संख्या क्या बन सकती है, 4 तिये 12, 12 आठे 96, और 96 गुना में कितना करना है, 15 करना है। 96 गुना में 15 करना है, यानी 480। 960 होता है ना, 480, 480 से सभी से भाग हो रही है। फाइव आ जाएगा, 9 ही लिखा है ना सर, यहाँ पे 9 तो लेना पड़ेगा, 36। ठीक है, आंसर 48 होगा। और किसी ने ऐसे भी किया होगा भी, आप ऐसे कर सकते हो, 36 कॉमन है वो एक बार, तो किससे 2 से भाग जा रहा है, 12, 18, 20, 2 से जा रहा है 6, 9, 10, 2 से ये दोनों भाग जा रहे हैं, 3, 9, 5। ठीक है, 3 से भाग जा रहा है तो 1, 3 और 5, 3, 5, 3, 2, 2, 2, 2 3 बार है ना, ये रहा 8 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये 4 एक्स्ट्रा लिख दिया होगा, है ना, बस इसी की गड़बड़ हो रही है, देख लेना आप। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिये 24, और 24 गुना में 24, तो 496 में होगा ना, 8 तिये 24, 8 तिये 24, कॉमन फैक्टर एक बार, ये फिर से इसमें कॉमन अनकॉमन हो गया। ठीक है, 480 आंसर आएगा, अभी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बाकी पीडीएफ में मैं आपको डाल दूंगा आंसर। ये क्वेश्चन, यदि एग्जामिनेशन का कुट कितना है, 125 दिया हुआ है, तो हार्ड वर्किंग, एग्जामिनेशन को 125 लिखा जाता है, तो हार्ड वर्क को कुछ में क्या लिखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले इसमें करना क्या था, आपको सबसे बड़ी संख्या को तीनों से भाग करके देख लेना था, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, कुछ भी नहीं करना, और तीनों से भाग हो रही है, 40 से 36 से 24 से, सबसे बड़ी संख्या लघुत्तम समावर्तक होती है। 125 बन रहा है, तो क्या किया होगा, अभी सीधी सी बात है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करने से तो बहुत बड़ा बन जाता, जोड़ा ही होगा, तो जोड़ के देख लेते हैं। ये कितने पे होता है, 5 पे, ये कितने पे होता है, 24 पे, ये 1 पर, ये 13 पर, ये 9 पर, ये 14 पर, ये 1, ये 20, ये 9, 15, 14। जोड़े कैसे जी, तो जोड़ लो जैसे जोड़ते हैं, सबको जोड़ोगे तो भी ठीक है, यूनिट डिजिट जोड़ के देखोगे तो भी ठीक है, इतने इसमें आएगा सम का ही, यही लग रहा है। 29, 31, 30, 13, 43, 43 और 9 52, 52 और 14 कितना हुआ भाई, 66, 66 और 1 67, 67 और 20 87, 87 और 9 96, 96, 16, 14 30, कितना हुआ, 86, 87, 9 96, ये कितना है, 15 है ना, हाँ, तो 96 और उसके बाद में 29, 125, साफ दिख रहा है, इतना बड़ा नाम लिखा हुआ होगा तो सम ही किया है, छोटी संख्या लिखी है, नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, तो सम किया, तो इसका सम करके देख लो, इसका सम करोगे कितना आएगा, 521 नहीं आ सकता, इतना भी सब कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, 258 भी नहीं आएगा, और
इसमें W भी आया हुआ है, R भी आया हुआ है, K भी आया हुआ है, तो सीधी सी बात है 98 ही आएगा। करके देखोगे तो भी कई बार ये होता है ना कि लास्ट में जाते जाते क्या होता है कि ये क्वेश्चन करना पड़ जाए, करके देखोगे टाइम निकल जाएगा, सीट छीन लेंगे, या फिर ऑनलाइन में कई पेपर दे रहे हो तो फिर समस्या हो जाती है, मतलब तो ऐसे भी सोच लेना चाहिए थोड़ा सा। देखते हैं H कितने पे होगा, 8 पर, ये 1, ये किस पर होगा भाई, ये 4, ये 23, ये 15, ये 18 और ये 11, जोड़ लो, 8 और 1 9, 27, 27 और 4 कितना हुआ, 31 और 23, 31 और 20 51, 54, 54 और 15 68 पे रहेगा क्या, 54 15 18 कितना हो गया, सीधी सी बात है, इसी को 68 को क्रॉस करके 98, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हो, चीजों को थोड़ा सा समझना सीखो। और यही चीज उस वीडियो में भी बताई थी, और जब भी पढ़ाते हैं, चाहे दुरीना पे कोर्स चल रहा था, उस पे सबको आते हैं क्वेश्चन, लेकिन बात क्या होती है कि टाइम कैसे बचाएं एग्जाम में, ठीक है। आज भी जब मैं भी पेपर दे के आया था, तो मैंने भी देखा था, एनालिसिस के लिए पेपर देते ही हैं, तो मैंने भी देखा था कि लास्ट में बच्चे 5 मिनट में ऐसे साइड में पेपर रख करके गोले भर रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम यही है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है सही से, ठीक है। ये तो 7 पे काटना था, x की वैल्यू निकालनी थी, 28 आ जाएगा, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 28। ये रहा। यदि एक संख्या का 1/4 की 1/3 15 है, एक संख्या का x मान लो कि 1/4 1/4 का 1/3 किसके बराबर है, 15 के बराबर है। 12 12 और 2 क्या हो जाएगा, 4 3 12, मल्टीप्लाई करना है उसका, कितना दे रखा है, तो उस संख्या का 3/10 कितना होगा, तो काटने की जरूरत थोड़ी है, x निकाल लो, 15 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 3/10, क्योंकि उसी संख्या का ये वो संख्या होगी ना, इसका 3/10 निकालना है, तो 10 तो काट दोगे यहाँ से, किससे काटोगे, तो ये 3 पर, 5 दिए, ये 2 पर, ये 2 पर, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 दूनी 18। ऑप्शन में नहीं है क्या रह गया, अच्छा ये 3, 18 3 54, बी ऑप्शन आपका रहेगा, ठीक है। तो भाई पेपर तो सिलेक्शन होने वाला था, तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ यही रहती है। पीछे वाले बच्चों की प्रॉब्लम क्या थी, रोज कमेंट मिलता था या फिर मैसेज मिलता था, क्या मैसेज मिलता था कि सर आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करवाया, दुरीना वाले कोर्स में अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, इंटीग्रेशन नहीं हुआ, मैट्रिक्स नहीं हुआ, वेक्टर नहीं हुआ। भाई अब करवाने का फायदा होता, जो लगे हुए थे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 नंबर पक्का, प्रोबेबिलिटी से 1 नंबर पक्का, इससे पक्का, ठीक है, सिलेबस पूरा करवाया था, लेकिन यहाँ से कुछ भी बार आया है। अभी तक 2 पेपर और हैं, उनमें भी चीजें ऐसी ही आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि कुछ कहीं से कुछ और उठा करके दे दे। पहले वाले क्वेश्चन में भी आयु से क्वेश्चन आया था, अब भी आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। वर्तमान में अरुण और दीपक, अरुण दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष। वर्तमान में दीपक की आयु कितनी है, तो 26 वर्ष 6 वर्ष बाद हुई है ना, अब कितनी है, अब 20 है, और किसकी है, तो अरुण की है। तो अरुण का रेशो में कितना हिस्सा है, 4 है, और वैसे कितना है, 20 है, तो एक की वैल्यू कितनी हुई, 5, तो दीपक की पूछी है, तो 5 दिए 15, आंसर डी, ठीक है। हो गए भाई आपके क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। और अभी ऐसे है कि जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करो, और जिनका कल एग्जाम है वो भी अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी रात पढ़ रहे हो, ऐसा मत करना, रिलैक्स फील करना, थोड़ा सा चीजें अच्छे से आपको दिख रही है, यहाँ पर बहुत अच्छा पेपर आ रहा है, आप बना सकते हो। अभी आपको नेक्स्ट मिलेगा कंप्यूटर का सॉल्यूशन, और कंप्यूटर अहम रोल निभाता है अभी, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने कुलदीप सर से कंप्यूटर पढ़ा था, मैंने खुद ने पढ़ा,
कुलदीप सर ने से अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा था तो उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं सारे कंप्यूटर, हो सकता है कि मैथ का क्वेश्चन मैंने कहीं गलत कर दिया हो जल्दी जल्दी में, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है इंसान, लेकिन कंप्यूटर का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, वहां से पढ़ करके मैंने सब ठीक किया, तो आपने भी ठीक कर सकते हो। ठीक है, अभी कुलदीप सर, प्रदीप सर से। हेलो बच्चों, कैसे लग रहे हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं, जरूर बताना। अब कुलदीप जी ऐसी शख्सियत जो अपने आप में ही मतलब एक ब्रांड है और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कंप्यूटर में इनका कोई सानी नहीं है। मैं कुलदीप जी से इंट्रोडक्शन कराता हूं और यही आपको आपके बैच में कंप्यूटर पढ़ाने वाले हैं। लीजिए कुलदीप जी। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज आप एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया है हुआ है, जो आप दे के आए हैं, वो बहुत अच्छा रहा, वो उम्मीद करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्वेश्चन को, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आगे और टीचर्स भी तैयार किए बैठे हैं, वो भी आपको टाइम देंगे। आप भी वेटिंग में कि आपका क्वेश्चन ठीक हुआ, गलत हुआ, जो भी हम उम्मीद करते हैं ठीक हुए होंगे आपके। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन इस पेपर में आपके थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस पर्टिकुलर बुकलेट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है कंप्यूटर से रिलेटेड है। यस, डैश इज ए कनेक्शन लेस अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। जैसे देखिए, इंटरनेट के ऊपर जब डाटा ट्रांसमिशन होता है, उससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, लगभग नाम सुनने को मिलता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसने पूछा है कि ऐसा प्रोटोकॉल डाटा ट्रांसमिशन का जो कि अनरिलायबल है और कनेक्शन लेस है। एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ओके, और रिलायबल होता है, एक होता है कनेक्शन लेस। तो यहाँ हमारा जो आंसर रहने वाला है वो है यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। क्लियर? तो ये आपका एक क्वेश्चन था, इसका आंसर ये रहने वाला है यूडीपी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। ये नंबर सिस्टम, सॉरी, मेमोरी स्पेस साइज के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि पिछले पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये एक ऐसी टेबल है जो ध्यान रख लेनी चाहिए हर टेस्ट के लिए, क्योंकि कंप्यूटर हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। बिट, बाइट, निबल, ऐसा पहले वाले क्वेश्चन पेपर में भी था, हमने वहाँ भी डिस्कस किया था। सबसे छोटी इकाई जैसे 0 या 1, उसके बाद जो 4 बिट अगर मिल जाएं 0 1 की, तो वो एक निबल बन जाता है, और जब 8 बिट मिल जाती हैं तो वो बाइट बन जाता है। इसने क्वेश्चन क्या पूछा, आप देख लीजिए, हाफ ऑफ ए बाइट इज कॉल्ड। एक बाइट है, उसका हाफ हिस्सा, बाइट 8 बिट की होती है, तो आधा हिस्सा क्या कहलाएगा, निबल। हमने लास्ट जो पेपर था उसमें भी ये डिस्कस किया था। निबल जो है आपकी 4 बिट की होती है और 8 बिट का आपका एक बाइट होता है। क्वेश्चन साफ सुथरे तरीके से बता रहा है, हाफ ऑफ ए बाइट, किसी बाइट का हाफ हिस्सा किस चीज को डिनोट कर रहा है, निबल को, जो कि 4 बिट में होता है। क्लियर? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट कुछ बच्चे ऐसे भी जुड़े होंगे जो कल का पेपर भी देने वाले हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे छोटी इकाई 0 या 1, दिस इज बिट, और 4 बिट की कलेक्शन जो है वो आपकी निबल, और 2 निबल मीन 8 बिट की कलेक्शन जो बाइट को डिनोट करता है। इस प्रकार 1024 जो बाइट हैं वो एक केबी को डिनोट करता है। फिर इस प्रकार से केबी, एमबी, जीबी, ये हमने पिछले टाइम में डिस्कस किया। तो इस पर्टिकुलर टेबल को आप जरूर स्टडी करें, और जहां लेक्चर कंप्यूटर साइंस के वहां भी इसको अच्छी तरह से बताया हुआ है, वहां जरूर देख लें एक बार, नेक्स्ट जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। ओके, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि और टीचर्स भी वेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा कि मैंने हर पेपर में एनालिसिस किया है, हर पेपर के अंदर इंटरनेट से रिलेटेड MS ऑफिस और कंप्यूटर फंडामेंटल का लगभग डाटा हमें मिलता ही मिलता है। ओके, तो यहाँ हम बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है 16, जो MS ऑफिस, दिस इज MS एक्सेल या वर्ड से निकलता है क्वेश्चन। तो यहाँ MS एक्सेल से आपका क्वेश्चन निकला हुआ है, ए डैश इज ए रूल कंसर्निंग व्हाट काइंड ऑफ डाटा कैन बी एंटर्ड इन ए सेल। ठीक है, एक सेल के अंदर मान लीजिए एक सेल है, रो एंड कॉलम का स्ट्रक्चर, एक सेल पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम डाटा डालते हैं तो उसके ऊपर डाटा डालते समय हमें कुछ रूल्स दे दिए जाएं कि इसमें ये पर्टिकुलर डाटा डलेगा, तो उस पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं, डाटा वैलिडेशन रूल। भी वो डाटा उस पर्टिकुलर सेल के लिए वैलिड है या नहीं। क्लियर? तो इस चीज को डिनोट करता है। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, साफ सुथरे तरीके से हमें पता चल रहा है, ए डैश इज ए रूल्स कंसर्निंग व्हाट काइंड ऑफ डाटा कैन बी एंटर्ड इन ए सेल।
मतलब किसी सेल के अंदर कोई पर्टिकुलर डाटा हमें फीड करना है, उसके रिलेटेड अगर कोई रूल डिसाइड कर दिए जाएं तो वो क्या कहलाता है, डाटा वैलिडेशन रूल। तो ये पर्टिकुलर आंसर इसका बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 जो कंप्यूटर से रिलेटेड है इस पर्टिकुलर बुकलेट के अंदर, 43 ओके। द डोज स्टैंड फॉर DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है सब सिंगल यूजर का, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर आपका सी रहने वाला है। उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47 भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। 47 यस, द डिवाइस दैट होल्ड्स ए डिस्क इज कॉल्ड। देखिए मेमोरी की बात चल रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जो डिस्क होता है, ठीक है, डिस्क के अंदर मैग्नेटिक डिस्क को कंबाइन किया जाता है, रखा जाता है, कलेक्ट किया जाता है, तो ये पर्टिकुलर डिस्क ड्राइव बोला जाता है। क्योंकि आप जब कंप्यूटर खोलते हो, ओपन करते हो माई कंप्यूटर, तो उसमें अलग सी ड्राइव वी ड्राइव बने होते हैं, और जो हार्ड डिस्क हम यूज करते हैं, ठीक है, लगभग ड्राइव से उसको डिनोट किया जाता है। नाम से ही पता चल जाता है कोई किसी से मैच भी नहीं कर रहा। डिस्क सेट, डिस्क लेफ्ट, डिस्क बैक, नो, आप डिस्क ड्राइव अक्सर यूज करते हो ये वर्ड, तो इसका जो आंसर आपका बी है, डिस्क ड्राइव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 यस, in MS Excel a text function is useful for combining values from different cell into a single cell। इसमें साफ सुथरी तरीके से ये बताया गया कि दो सेल्स में अलग अलग डाटा है, किसी एक सेल के अंदर उन दोनों को कंबाइन करना है। नॉर्मल सी बात है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वैसे तो मिलते जुलते सिनोनिम वर्ड डाले हुए हैं, पर कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेट, ये पर्टिकुलर इसके लिए यूज किया जाता है। कॉन्कैटिनेट होता है एक पर्टिकुलर डाटा के एंडिंग में दूसरा डाटा उससे एडजस्ट होकर कंबाइन हो जाता है। एक सेल का डाटा दूसरे सेल के डाटा के साथ कॉन्कैटिनेट होके किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर एम्बेड होता है। तो इसका पर्टिकुलर हमें आंसर जो है 59 का जो है सी आंसर है, कॉन्कैटिनेट। ठीक है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये पर्टिकुलर आंसर आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो आपके पर्टिकुलर टीचर सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहे हैं वो आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो पहले ही स्टार्टिंग में अगर लाइव में जो बच्चे जुड़े हुए थे उन्हीं से हमारी हेलो हाय तो हो गई थी। अब क्वेश्चन सबसे पहले तो बच्चे वो भी जुड़े होंगे जिन्होंने पहली शिफ्ट में दिया होगा, कुछ बच्चे वो भी हैं जिन्होंने दूसरी शिफ्ट में दिया है, ठीक है, और कुछ बच्चे वो हैं जिन्हें देना है और इन फ्यूचर के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, जो कल देंगे ना, सबसे पहले तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है, और दूसरा जो आज देकर आ चुके हैं उनके लिए पहली और दूसरी वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि वो कितना कुछ करके आए हैं, एक्यूरेसी के साथ वो अपना मैच कर ले। ठीक है, उनको अंदाजा हो जाएगा कि ठीक है हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर स्टैंड करते हैं। किसी ने बहुत अच्छा किया, जैसे हम स्टार्टिंग में कमेंट देख रहे थे 90 आउट ऑफ 90, 89 ऐसे बच्चों के आ रहे थे, बहुत अच्छी बात है। पर जिन्होंने अभी कमी है उनको पता लग जाएगा कि अभी कितनी और तैयारी करनी है, कंपटीशन कितना हार्ड है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें क्या भाई, करंट अफेयर्स देखेंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर्फ करंट अफेयर नहीं रहेगी, स्टैटिक भी इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है, स्टैटिक से बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। अब करंट अफेयर से एक बात बता देती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ये दूसरी पीडीएफ है। एक्चुअली क्या है, इसमें कोड वाइज है, ये कोड नहीं है। मेरे पास जो पेपर आया है उसका कोड दूसरा है, तो क्वेश्चन नंबरिंग सेम नहीं होगी। कोई बात नहीं, हम वैसे सॉल्व कर लेते हैं, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आए हैं आप देख लेना आगे पीछे कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन जो बना था आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन जो बना था वो बना था कि वर्ष 2015 में, ये क्वेश्चन बना होगा, बच्चों को पता है जो देकर आए हैं, बैडमिंटन में कौन सी प्लेयर ने रैंक हासिल की, भारतीय। ठीक है, कौन सा ऐसा भारतीय खिलाड़ी रहा जिसने वर्ष 2015 में बैडमिंटन में क्या किया, विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कौन सा विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया, ये आया था। अब आपको बच्चों ध्यान में रखना है क्या है कि पहली महिला और भारतीय, पहली ऐसी भारतीय प्लेयर है जिन्होंने ऐसा काम किया था। ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा कौन है भाई, वो साइना नेहवाल। ठीक है,
साइना नेहवाल। अब यहाँ से ना एक स्टैटिक कंप्लीट करवा देती हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ना आपको अब ध्यान में रखना है कि जब आप किसी भी न्यूज को पढ़ रहे हो ना, खेल से संबंधित है, तो उससे थोड़ा सा प्रीवियस डाटा उठा लो। आजकल कंपटीशन इतना इजी नहीं रहा है कि आज की चीजें पढ़ ली काम चल जाएगा, प्रीवियस भी पढ़ना है, आगे का भी पढ़ना है, ठीक है, इतना करना है आपको। अब उसके बाद क्या है भाई, आगे देखो दूसरा हमारा क्या था कि बैडमिंटन हो गया। उससे मैं डाटा जो आपको बता रही थी कि 2016 में पीवी संधू, एक नाम दूसरा याद रखना है, वो ऐसी पहली महिला थी कि जिन्होंने क्या किया था बैडमिंटन में, जिनको राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2016 में। ये डाटा यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको क्या करना है भाई, ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा आया था। दूसरा क्वेश्चन आया था स्टैटिक है ये, रैंक और रिपोर्ट की सीधी सी बात कर लेती हूं मैं। जो बच्चा इसको छोड़ रहा है ना, वो ये समझ लो कि एक नंबर पेपर में छोड़कर आ रहा है, ठीक है, रैंक और रिपोर्ट हरियाणा की। अब यहां से देखो 2011 में क्या था, एक रिपोर्ट पूछी गई है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की क्या हुई थी, जनगणना हुई थी। उसमें पूछा है कि हरियाणा में सर्वाधिक अगर बात करते हैं वन से घिरा हुआ जिला कौन सा था, तो सिंपल सा आंसर बन रहा था पंचकुला, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर है पंचकुला, देख लेना। अब उसके बाद हम देख लेते हैं भाई तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या बना था कि भारत सरकार ने निम्न में से किस संस्था ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए एक ऐप बनाई है, मेरी सहेली, ठीक है। कौन सी ऐप बनाई है भाई, मेरी सहेली। अब यहां से ये आ गया बिल्कुल करंट से, मेरी सहेली ऐप या फिर बात करते हैं मेरी सहेली योजना किसने शुरू की है, तो आपको ध्यान में रखना है भारतीय रेलवे ने की है। अब भारतीय रेलवे की एक चीज बता देती हूँ मैं आपको, भारतीय रेलवे आ गया ना, याद रखने की और चीजें पढ़ने की नींद नहीं आएगी भाई, और पता नहीं है। अब भारतीय रेलवे नाम आ गया, अब यहां से आप कितनी चीजें लिंक कर सकते हो, सबसे बड़ी बात रहती है ये। अब भारतीय रेलवे आ गया, हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है भाई, सबसे पहला तो यही हो गया कि कमेंट करो सबसे पहले क्या भाई, भारतीय रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टैटिक का, ये भी याद रख सकते हो कि ये एस्टेब्लिश बना कब था, तो ये बना था भाई 16 अप्रैल 1853 में। दो चीजें हो गई। और तीसरी आपको ध्यान में रखनी है, भारतीय रेलवे कौन से मंत्रालय के अंडर आता है, मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा रहा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, इसके अंडर आ गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसके अंडर आती है भाई, ये हमारी पीयूष गोयल सर के अंडर आती है, ठीक है, जो आपके क्या है, मंत्री हैं। इतनी चीजें इंटरलिंक करके जब पढ़ने शुरू करोगे ना, करंट अफेयर बहुत आसान है, कोई बड़ी हमें इसमें क्या है, महाभारत या ग्रंथ नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ स्मार्ट खेलना है, स्मार्ट वर्क करना होता है करंट अफेयर में, ठीक है। उसके बाद देखो भाई आगे जो क्वेश्चन था कि हरियाणा का 22वां जिला, भी जो बच्चा ये क्वेश्चन छोड़ के आ रहा है ना, अब क्या कर सकते हैं भाई, छोड़ आया, अब हम क्या करें, छोड़ आया। अब देखो हरियाणा का 22वां जिला है, जो अब छोड़ आया ना, अगली बार मत छोड़ के आना, चरखी दादरी बना था, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखो, आगे एक पूछी गई थी फुल फॉर्म, और मैं बता दूं जो सुबह का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी एक फुल फॉर्म पूछी गई थी। कल वाले बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन वहां से बनेगा। आपके पास 12 घंटे हैं, 12 घंटे काम करने के लिए, 1 घंटा भी बहुत होता है, 12 घंटे में से और ना तो फुल फॉर्म याद कर लीजिए, हरियाणा की मोस्ट इंपोर्टेंट, सारी नहीं पढ़नी है, हरियाणा की मोस्ट इंपोर्टेंट जितनी भी फुल फॉर्म बनती हैं, जितने भी बोर्ड हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी एब्रीविएशन है, या बात करते हैं फुल फॉर्म है हरियाणा की, पीडीएफ निकालो कहीं से भी, गूगल से सर्च करो, एक क्वेश्चन बनने वाला है, वो पढ़ लीजिए। सुबह जो पूछा था वो तो सुबह वाली शिफ्ट में हो गया था, शाम की जो शिफ्ट में पूछा गया था वो पूछा गया था HRDFA, इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है बच्चों हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। दोबारा बता देती हूँ, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड। अगर हम बात करते हैं इसकी, इस बोर्ड की, तो भाई यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, ये 1986 में बना था, ठीक है, 1986 में ये बोर्ड बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि एक राजमार्ग से पूछा गया था। अब ये है भाई, आप एग्जाम किसका दे रहे हो, HSSC का। यहां से ना ऑप्शन में आपको शायद बहुत से बच्चों के फटाफट से आया होगा NH9, अफसोस की बात है अपडेट करके आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, आपको वहां लगाना था NH10,
HSSC है भाई, NH10 को ही मानेगी, ऑप्शन में NH9 नहीं है। NH10 पुराना अगर हम बात करते हैं नाम था, NH9 न्यू किया गया है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बना था, क्वेश्चन आपका बना था कि क्या है, सबसे पहले तो NH9 की बात अगर हम बात करते हैं तो ये दिल्ली से फाजिल्का रहता है, ठीक है। अब ये NH9 क्या करता है कि हमारे हरियाणा से होकर पंजाब के फाजिल्का आपस में जोड़ता है, ठीक है। दिल्ली से आता है, हरियाणा से होकर क्या है, पंजाब के फाजिल्का को जोड़ता है। आपको वही बताना था ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है। तो यहाँ से बहुत से बच्चे NH9 को ढूंढ रहे होंगे, उनको नहीं मिला, तो आपको क्या है NH10 प्रीवियस पुराना जो नाम है वो लगाना था, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, अगला अगर हम नाम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला आपका क्वेश्चन था कि इंडो पैसिफिक क्वाड। सबसे पहले तो ना बच्चे यहीं उलझ गए होंगे, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, समिट्स हैं, कॉन्फ्रेंस है, क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी इंडो पैसिफिक स्क्वाड, ये क्या है भाई, जिसको अगर हम बात करते हैं तो नाटो भी अगर हम कह सकते हैं। ये क्या रहती है, एक वार्तालाप रहती है इंडिया की कुछ एक कंट्रीज के साथ। अब क्या था, ऑप्शन में 4 कंट्रीज दी हुई थी, आपको एक बताना था कि उनमें से कौन सी नहीं है। मैं वो बता देती हूँ कि कौन सी है, आप देख लेना कि कौन सी नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इंडिया इसका हिस्सा है, यूएस इसका हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया इसका हिस्सा है, और अगर बात करते हैं जापान की, जापान इसका हिस्सा है। ऑप्शन सी शायद आंसर जो भी बन रहा था वो कोड के अकॉर्डिंग अपना देख लेना। इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, शायद यूएस, इंडिया, जापान ऑप्शन में थे, जो 4th ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा इसका आंसर। पूछा गया है कौन सा नहीं है हिस्सा, ठीक है, तो आपको 4th वो टिक कर लेना है, आपका आंसर बनना था ये, ठीक है। उसके बाद एक स्टैटिक से जैसे पूछा गया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मैंने पढ़ रही थी तो हंसी भी आ रही थी कि चलो ठीक है, HSSC थोड़ा सा आसान काम भी करती है बच्चों के लिए। जैसे NH10 बहुत हाई लेवल हो गया था, वो आसान सा था कि क्या था कि बांस के एक टुकड़े को एक तार के साथ जोड़ा जाता है। अब वो बताना था कि उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है, तो उस वाद्य यंत्र का आपको सीधा सा दिख रहा होगा क्या होता है, अभी वो एक तारा होता है, ठीक है। ये उसका आंसर था। आई होप तो क्या होगा कि आपको समझ में आई होगी जितनी भी करंट अफेयर्स की हैं। बाकी आप रेगुलर पढ़िए, डेली पढ़िए, इतना सा काम आपका रहता है। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, खुद भी आसान रहोगे, जॉब लेनी आसान रहेगी। हम भी आप ही में से निकले हैं, हमें पता है जॉब आसान नहीं है आज के टाइम में, बट करो तो कुछ नामुमकिन भी नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हो, प्रदीप सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। आपका अब पूरा पेपर ऑलमोस्ट सोल्व होने वाला है। प्रदीप सर को तो एक मतलब चलो, प्रदीप सर से पहले साइंस के कुछ एक क्वेश्चन है, आप वो साइंस के क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे। मैम साइंस के क्वेश्चन कर लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा अपने, ओके। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसा रहा एग्जाम आप सभी का? कैसा हुआ एग्जाम? आई होप अच्छा हुआ होगा एग्जाम। साइंस जो है बहुत ही कम देखी जा रही है एग्जाम में, और जैसा कि आप सबने देखा ही है कि बायोलॉजी जो है वो बिल्कुल ही नहीं पूछी जा रही है, राइट। बायोलॉजी जो आनी नहीं है, कोई बात नहीं, फिजिक्स कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये क्या है, आपको दिख रहा है, देखिए 18th नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि इनमें से क्या फ्लाई, बी और एंट क्या है, ठीक है। ये तीनों के तीनों देखिए इंसेक्ट होते हैं। कॉकरोच का कोई टाइप नहीं है, स्पाइडर भी नहीं है, यहाँ पर कोई स्क्विरल नहीं बताई हुई है यहाँ पर, तो ये टर्माइट भी नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा? इंसेक्ट, यानी कि कीट जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि केमिस्ट्री से आ जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए जैसे भी है, चलिए पेपर थोड़ा सा टफ जरूर है बट कोई बात नहीं, आइए देखते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ से पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। आपको हर एक चीज यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, डायरेक्ट सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जैसे ही आपने डी ब्रोगली का नाम देखा होगा, फॉर्मूला आपके माइंड में आ गया होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात की है तो देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हमें जाना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड पे। यस, तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, पी हमें मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, ठीक है। ये होता है हमारा मोमेंटम। तो यहाँ पर हमें एम दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। क्या है? 2 मल्टीप्लाई मास कितना है 9.11 10⁻⁻31। यहाँ पर गलती आपसे कहाँ हुई होगी, देखिए 120 आपने यहाँ पर सोल्व कर दिया होगा, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसे हमें सोल्व करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज से,
और अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो वहां पर ये वैल्यू इसीलिए दी गई है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करने पे सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, इतना। अब हमें क्या करना है, लैम्डा निकालना है, एच भी गिवन है, पी भी गिवन है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते, एक एक चीज आपको क्वेश्चन में दी गई है तो फॉर्मूला आप अपने आप सोच सकते थे। तो एच भी आपको पता है क्या है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और पी हमने अभी मोमेंटम अभी हमने निकाल लिया है। क्या आया है हमारे पास, ये आ गया है हमारे पास मोमेंटम। आंसर आएगा 113 या 112 nm। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट टिक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, रॉकेट की बात की गई है। ठीक है, और रॉकेट हमेशा वेरिएबल मास शो करता है। हमेशा रॉकेट का जो मास होता है ना वो वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है एक्सेलरेशन ग्रेविटी के अनुसार। तो यहाँ पर फोर्स क्या होता है, देखिए ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। बट यहाँ पर क्या होगा, d, हम मास चेंज होता है, वेरिएबल मास की बात की है तो हम dm लेंगे, dt, और एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें मास और dt दी हुई है, क्या दी हुई है भाई, 2.3, वेलोसिटी 2800 दी हुई है। आंसर आ गया आपके पास, क्लियर आंसर बिल्कुल आपके पास आ गया है। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखना था कि हमारा यहाँ पर वेरिएबल मास होता है, जिस वजह से 850 को हमने ध्यान नहीं दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी बायो का क्वेश्चन मिल गया है हमें एक। तो देखिए एपिस्टेमो का मतलब ही होता है नॉलेज। क्या होता है, नॉलेज, यानी कि अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान। ठीक है, नॉलेज। तो और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जब भी हम किसी भी चीज की नॉलेज, किसी भी चीज के ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो आंसर क्या जाता है, एपिस्टेमोलॉजी। अच्छा जल्दी से बताइए कि आपके 6 क्वेश्चन आए हैं हमारे साइंस के, तो कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है, देखिए फिजिक्स हमें सबसे ज्यादा देखने को मिली है, नो डाउट, कोई बात नहीं, मे भी कल के एग्जाम के लिए बायोलॉजी इन्होंने छोड़ी हुई हो, केमिस्ट्री छोड़ी हुई हो, दैट्स फाइन। नेक्स्ट केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आ जाता है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन को बॉन्ड लेंथ के हिसाब से ना निकाल के आपको बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से निकालना था। और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमने अच्छे से पढ़ा है, क्या होता है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग बाय 2, करेक्ट। तो देखिए हर का आप निकालेंगे, आपको क्या दिया हुआ है, O2। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 में 16 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 10 बॉन्डिंग, 10 क्या होंगे बॉन्डिंग, और 8 क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग, सॉरी 6 क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। इसी तरीके से आप चारों का निकालेंगे। ठीक है, किस किस का, देखिए O2 पॉजिटिव और O2 2 नेगेटिव। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। यहाँ पर कितने होंगे, 16 और 1, माइनस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है, तो यहाँ पर होंगे 17 इलेक्ट्रॉन, और इसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ने की वजह से 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगेन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास रहेगा 10 - 5 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, यहाँ पर रहेगा 1.5 और 8 इसमें होंगे, तो ये हो गया कितना, 1। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका मिल रहा है, 2.5 सबसे ज्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी, O2 पॉजिटिव की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे साइंस के 6 क्वेश्चन देखने को हमें मिले हैं, जिसमें फिजिक्स के 4 क्वेश्चन थे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में मे बी बायोलॉजी आ जाए, केमिस्ट्री आ जाए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। अब प्रदीप सर आपका आगे क्लास